हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 164 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 153 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित कौन सा है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित कौन सा है, ये आपको बताना है कि कहाँ पे सबसे बड़ा गुप्तकालीन सिक्कों का कोष प्राप्त हुआ है। बस्ती, कोटवा, बयाना या हाजीपुर। और ये देखिए आपका कि नवोदय पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा दोस्तों। आंसर सी सही हो जाएगा, बयाना आपका आंसर हो जाएगा। तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष या ढेर जो प्राप्त हुआ है वो बयाना से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बयाना आंसर कर लीजिएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष राजस्थान के भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन जो सिक्कों का सबसे बड़ा कोष है वो राजस्थान के भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुआ है। बयाना निधि में सर्वाधिक मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय की है। जो भंडारण है या कोष है, तो बयाना निधि में सर्वाधिक जो मुद्रा है वो पूछा जा सकता है किसका है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। फिर क्रमशः कुमारगुप्त का एवं उसके बाद समुद्रगुप्त की है। इस निधि से स्कंदगुप्त की केवल एक ही मुद्रा मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर थोड़ा सा अंदर से पूछेगा तो, कि किस निधि से केवल स्कंदगुप्त की एक ही मुद्रा मिलती है, तो वो बयाना निधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही है, जो बयाना निधि। तो गुप्तों के सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के मिलते हैं। गुप्तों के सोने, चांदी एवं तांबे के भी सिक्के क्या हैं, मिलते हैं बयाना से। आगे चलते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है और यूपी आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया। गुप्त काल में ताम्र मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था, ये बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा 154 का बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त आंसर कर लेंगे। तो गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था, तो समुद्रगुप्त ने कराया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। रजत की बात की जाएगी तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, और इसके बाद सोने की बात की जाएगी तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। तो इन सबको आप नोट कर चलिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने ताम्र मुद्रा का प्रचलन करवाया था। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने ताम्र मुद्रा का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद क्या है, समुद्रगुप्त क्या है, शासक बना था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो समुद्रगुप्त के 6 प्रकार की स्वर मुद्राओं का प्रचलन था। कितने प्रकार के स्वर मुद्राएं समुद्रगुप्त ने जारी किए थे, तो 6 प्रकार के जारी किए थे। इसमें गरुड़ प्रकार के सिक्के, धनुधारी प्रकार के सिक्के, परशुधारी प्रकार के सिक्के, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, व्याग निहंता प्रकार के सिक्के और वीरावादन प्रकार के सिक्के, इसके 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे जो स्वर मुद्रा होती थी। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। वैसे भारत का नेपोलियन सभी लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा है, तो वो B.A. स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त के विषय में प्रयाग प्रशस्ति से उसकी विजयों एवं कृत्यों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के विषय में जो प्रयाग प्रशस्ति है वो उसके विजयों और उसके कृत्यों के बारे में क्या है, जानकारी उपलब्ध कराती है। आगे चलते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन है, टीजीटी का क्वेश्चन है। पंचतंत्र किसने लिखा था। पंचतंत्र किसने लिखा था, विशाख दत्त, क्षुद्रक, विष्णु शर्मा
या जयदेव? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा था दोस्तों? तो विष्णु शर्मा, आपका आंसर सी सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। पंचतंत्र के संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूति थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको नोट करिए कि पंचतंत्र के संकलनकर्ता जो विष्णु शर्मा है उस किस काल के कवि हैं? तो गुप्त काल के विभूति रहे हैं, गुप्त काल के कवि हैं या लेखक हैं। पंचतंत्र में प्राचीन काल की अनेक कथाओं का क्या है? संग्रह किया गया है। इसकी रचना अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्ख जो पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। जो इसकी रचना की गई थी, पंचतंत्र की रचना आपके विष्णु शर्मा द्वारा की गई है। और इसकी जो रचना की गई है किस उद्देश्य से किया गया था? तो अमर कीर्ति नामक, जो अमर कीर्ति एक राजा थे, उनके पुत्रों को क्या है? शिक्षा देने के उद्देश्य से ही ये पंचतंत्र की रचना की गई थी विष्णु शर्मा द्वारा। आगे अन्य तथ्य देखते हैं। पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित है, पूछा जा सकता है। तो पंचतंत्र जो है मूलतः संस्कृत में लिखी गई है। पंचतंत्र का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। रुगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से क्या है? अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली जो है सुहेली शीर्षक से किया गया है। एडी नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, से किया गया है। गीत गोविंद के रचयिता जो हैं जयदेव, बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन पर क्या थे? आश्रित महाकवि थे। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। और वो किसके शासनकाल में थे? तो सेन जो वंश का अंतिम शासक है, सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे, ये याद रखिएगा। जो आपका पंचतंत्र है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया है, किस शीर्षक से? अनवारे सुहेली नाम से किया गया है ये। और पंचतंत्र जो है मूलतः किस भाषा में लिखित गई है? तो संस्कृत भाषा में। तो ये सब तथ्यों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय साहित्य में उल्लिखित कौशेय है। भारतीय साहित्य में लिखी कौशेय क्या है? रेशम वस्त्र है, सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है या तांबे का सिक्का है? तो कौशेय जो है, कौशेय ये आपका क्या है? रेशम वस्त्र है। कौशेय आपका क्या है? तो रेशम वस्त्र है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारतीय साहित्य में उल्लिखित कौशेय है, रेशमी वस्त्र है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय साहित्य में उल्लिखित कौशेय रेशमी वस्त्र को कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उल्लिखित कौशेय जो है रेशमी वस्त्र को कहा जाता है। अन्य तथ्य देखते हैं तो तैत्तरीय संहिता में कौशेय शब्द रेशमी वस्त्र के लिए प्रयोग किया गया है। तैत्तरीय जो संहिता है उसमें कौशेय का जो प्रयोग किया गया है वो रेशमी वस्त्र के लिए किया गया है। तो इस तरह ऑप्शन ए आपका सही था। 157 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिषी शास्त्र का ज्ञाता कौन था? ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बताना है आपको। वारभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, कात्यायन। तो कौन हो जाएगा? तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ दोस्तों, आर्यभट्ट। किसके साथ आंसर जाएगा? बी के साथ आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आंसर कर लेंगे, क्या आंसर कर लेंगे? आर्यभट्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो आर्यभट्ट आप आंसर करेंगे। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन आपसे बनेंगे और इसको अच्छे से नोट करते चलिएगा। आर्यभट्ट भारत के पहले प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्ट की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? आर्यभट्टियम इसके पुस्तक का नाम है, ये तो याद हो जाएगा। जिसमें
ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। आर्यभट्ट जो है इनका कार्यकाल देख रहे हैं तो 476 से 550 ईस्वी के आसपास है। तो लगभग आप देख रहे हैं तो ये 6ठी शताब्दी के क्या हैं लेखक हैं या ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं, चार्य कह सकते हैं। तो आर्यभट्ट भारत के पहले ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की है जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। अन्य तथ्य देखते हैं तो ज्योतिष की सर्वप्राचीन रचना लगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष है। तो ज्योतिष की सर्वाधिक सर्वप्राचीन रचना जो है लगध मुनि की, जो लगध मुनि है उनकी कृत है वेदांत ज्योतिषी, वो क्या है सबसे प्राचीन कही जाती है। और इसके बाद वेदांत ज्योतिषी ही भारतीय ज्योतिषी शास्त्र का मूल आधार है। बारहमिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। बारहमिहिर भी क्या है ज्योतिषी हैं। इस युग के अन्य ज्योतिषी जैसे आपके क्षणपक्कं फलित ज्योतिषी से संबंधित थे। तो इसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट है यही है कि आर्यभट्ट की जो रचना है वो आर्यभट्टियम में ये है, और पहले जो ज्योतिषी शास्त्र के रूप में आ रहे हैं वो आर्यभट्ट आ रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आपका 158 नंबर है। ये क्वेश्चन देखिए आपका टीजीटी 2003 में पूछा गया है। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान जो है कला का प्रमुख केंद्र था, ये बताना है। सारनाथ, अमरावती, एलोरा या सांची? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 158 का, इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ। आप आंसर कर लेंगे, क्या कर लेंगे? सारनाथ। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था, इसमें से आपको बताना है। तो सारनाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सारनाथ आप आंसर कर लेंगे। गुप्त काल की बात हो रही है। व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल चौथी से 6ठी शताब्दी ईस्वी। गुप्त काल चौथी से 6ठी शताब्दी ईस्वी भारत में कला के क्षेत्र में उपलब्धि का महत्वपूर्ण काल है। 1 मिनट दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो गुप्त काल जो है, गुप्त काल भारत में कला के क्षेत्र में उपलब्धियों का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में बौद्ध कला के मुख्य केंद्र मथुरा, सारनाथ, नालंदा थे। तो इस काल में जो है कला के जो प्रमुख केंद्र हैं उसमें मथुरा है, सारनाथ और नालंदा है। तो ऑप्शन आपका इसमें सारनाथ दिया था, तो आंसर आपका सारनाथ सही हो जाएगा। सारनाथ इस समय कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सारनाथ का धमेक स्तूप तथा बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं से निर्मित जो है मूर्ति क्या है, मूर्तियाँ मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। धमेक स्तूप 128 फुट ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति अत्यधिक आकर्षक है। यह धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। यह क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। आगे चलते हैं। आपका 159 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बृहत संहिता की रचना किसने की थी? अभी हमने ऊपर बात की थी, उसी में से एक है। तो बृहत संहिता की रचना किसने की है? कालिदास, कल्लड़, आर्यभट्ट और बारहमिहिर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बारहमिहिर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बारहमिहिर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बारहमिहिर आप आंसर कर लेंगे। तो बृहत संहिता की रचना किसने की थी? ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी हुआ था 2024 में, ये क्वेश्चन उसी में पूछा गया है, आप देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो बृहत संहिता की रचना किसने की थी? तो बारहमिहिर ने की थी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब यहीं पे आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्टियम की रचना करते हैं, इनको याद रखिएगा। कालिदास जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते हैं, ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, आपका कल्लड़ की राजतरंगड़ी हो जाएगा। ये सब पढ़ते रहेंगे तो आप सब कर लेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य बारामिहिर की प्रसिद्ध रचनाएं पंच सिद्धांतिका है। पहला क्या है? पंच सिद्धांतिका है, आप इसको नोट करते चलिएगा। एक रचना है पंच सिद्धांतिका, दूसरी रचना है बृहत संहिता है। दूसरी रचना क्या है? बृहत संहिता है। इसको हम इस तरह करते हैं, एक रचना इनकी हो गई पंच सिद्धांतिका हो गई, दूसरी रचना हो गई आपकी बृहत संहिता हो गई, तीसरी रचना आपकी क्या है? ये आपका बृहत जातक हो गया, और चौथी रचना आपकी क्या हो गई? लघु जातक हो गया। तो इस तरह आप 4 रचनाएं हैं, 4 रचनाओं को नोट कर लीजिएगा। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक हो गया, लघु जातक हो गया। तो गुप्त काल के ज्योतिषाचार्य हैं बारामिहिर, और उनकी 4 रचनाएं जो बहुत ही प्रमुख है, फेमस है, उसमें है आपका पंच सिद्धांतिका है, और बृहत संहिता है, फिर बृहत जातक है, और लघु जातक है। इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। रचनाओं पे ज़्यादा क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है। रचनाएं ये क्या है? ट्रेंडिंग में चल रही हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो बारामिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल था। बारामिहिर जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्लड़ की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है। जो कश्मीर का हिंदू राज्य है उसका जो इतिहास मिलता है वो कल्लड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक जो राजतरंगड़ी है उससे मिलता है। राजतरंगड़ी की रचना उसने जय सिंह के शासनकाल में पूरी की थी। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राजतरंगड़ी की रचना मतलब कल्लड़ ने कब पूरी की थी या किसके शासनकाल में राजतरंगड़ी की रचना हुई थी? तो जय सिंह याद रखिएगा, ठीक है। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। इसकी रचना जो है महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। कल्लड़ जो है लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। यहाँ पे 2 चीज़ें आप देखेंगे कि हर्ष जो राजतरंगड़ी की रचना करता है वो किसके शासनकाल में पूरा करता है? तो जय सिंह के शासनकाल में। लेकिन वो आश्रित कवि किसका था? तो हर्ष का था। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 160 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको क्रम देना है, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम से सजाइए। तो इसमें आप पहले जो है कौन कौन पहले है उसको आप कर लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि सही हो जाएगा आपका सबसे पहले मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद ही सातवाहन आएंगे, उसके बाद कुषाण आएंगे, तब आपका गुप्त आएगा। तो मौर्य वंश पहला हो जाएगा, पहला नंबर पे मौर्य वंश हो जाएगा आपका, मौर्य पहले पे हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका सातवाहन आ जाएगा, और इसके बाद मौर्य बी, इसके बाद ए, फिर इसके बाद कुषाण हो जाएगा, फिर गुप्त हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए आंसर कर लेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, अच्छा नहीं चलता है 2, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो इस तरह आप कर लेंगे, तो इस तरह आपका ए आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। व्याख्या, सर्वप्रथम मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व में, और उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश जो था 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक आता है। उसके बाद जो कुषाण वंश है वो भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटविशेष नामक कुषाण शासक का शासनकाल जो है 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी, और अंत में आता है आपका गुप्त काल। जो गुप्त काल आता है या गुप्त वंश आता है 275 से 550 ईस्वी के क्रम में आता है। तो पहले मौर्य वंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त वंश आता है। तो ये याद रखिएगा क्रम। 161 नंबर देखते हैं आपका, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है या किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? पुस्तक है आपका विष्णु शर्मा, वारभट्ट, विशाख दत्त या भारवी। तो मुद्रा राक्षस क्या हो जाएगा? विशाख दत्त की रचना हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। विशाख दत्त आंसर कर लेंगे। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त आपका आंसर सी सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के रचनाकार। व्याख्या देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास,
मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राजसत्य पर क्या है, टीका लिखा है। ढूंढीराज जो है उन्होंने क्या है, मुद्रा राजसत्य पे क्या है, टीका लिखा है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, टीजीटी 2010 में पूछा गया है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, पौराणिक धर्म का या यौनो धर्म का? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा, पौराणिक धर्म का। इसमें क्या हो जाएगा? पौराणिक धर्म आपका आंसर हो जाएगा। तो गुप्त काल में किस धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, सबसे अधिक विकास हुआ था? तो पौराणिक धर्म, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, सी आंसर कर लीजिएगा। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार पुराणों के माध्यम से संभव हुआ। पौराणिक धर्म में वैदिक, अवैदिक और जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों का क्या है, समन्वय मिलता है। शिव, विष्णु आदि वैदिक देवताओं को ग्रहण कर पुराणों में उन्हें नवीनतम रूप दिया गया। गुप्त राजाओं के काल में पौराणिक धर्म की क्या हुई, उन्नति हुई। गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों ने परम भागवत की क्या है, उपाधि धारण की, परंतु उनका दृष्टिकोण पूर्णतया धर्म सहिष्णु था। उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त ने प्रख्यात बौद्ध जो विद्वान थे वसुबंधु को शिक्षक नियुक्त किया था। प्रख्यात पूछता है क्वेश्चन आपका, वसु जो है बंधु को शिक्षक किसने नियुक्त किया था? तो समुद्रगुप्त आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शैव, वीरसेन और तथा बौद्ध आम्रकादव को क्रमशः अपना प्रधानमंत्री एवं सेनापति नियुक्त किया था। तो ये सब तथ्य हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। आगे 163 नंबर क्वेश्चन है और टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की? किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से सिद्ध होता है? निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से सिद्ध होता है? ऑप्शन ए है प्रसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, सर्वतात, पुष्पमित्र। तो आंसर 163 का जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा दोस्तों, प्रवरसेन प्रथम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रवरसेन जो प्रथम है उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ प्रवरसेन ने करवाया था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और धर्म क्या है, धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? तो वो प्रवरसेन प्रथम है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। सातवाहनों की पतन अवस्था का लाभ उठाकर विंध्य शक्ति नामक ब्राह्मण ने महाराष्ट्र में नंदीवर्मन को केंद्र बनाकर वाकाटक वंश की स्थापना की थी। वाकाटक वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहनों के जो पतन का लाभ उठाकर विंध्य शक्ति नामक ब्राह्मण ने महाराष्ट्र के नंदीवर्धन को केंद्र बनाकर वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इस वंश का पहला प्रसिद्ध जो शासक हुआ वो प्रवरसेन हुआ। ठीक है, वाकाटक वंश यह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक वंश का यह अकेला ऐसा शासक था। कौन था? तो प्रवरसेन प्रथम था, अकेला ऐसा शासक था जिसने क्या है, सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसकी अन्य उपाधि धर्म महाराज भी है। तो सम्राट की उपाधि भी धारण किया है और धर्म महाराज की उपाधि भी धारण किया है। प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध तथा 1 वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का क्या किया है, अनुष्ठान किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया है, 4। तो ये आपके हो जाएंगे प्रवरसेन प्रथम, इसको याद रखिएगा। तो विंध्य शक्ति ने
क्या है, विंध्य शक्ति ने किस वंश, वाकाकटक वंश का संस्थापक कौन है, तो विंध्य शक्ति है। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। 64 नंबर 164, कौन गुप्त शासक नहीं था, कौन गुप्त शासक नहीं था, इसका जवाब आप दे सकते हैं रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, देवगुप्त। तो इसमें से आप देख रहे होंगे रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सभी क्या हैं, गुप्त शासक हैं। लेकिन जो देवगुप्त है ये गुप्त शासक नहीं है, ये परवर्ती गुप्त शासक हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, देवगुप्त गुप्त शासक नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात मगध और मालवा में नवीन गुप्त वंश का उदय हुआ। चक्रवर्ती गुप्त राजवंश से पृथक करने के लिए इस वंश को परवर्ती अथवा उत्तर गुप्त वंश कहा जाता है। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक जो है कौन था, या उत्तरवंशी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो कृष्णगुप्त था, ये याद रखिएगा। और इसका जो है गुप्त वंश का तो श्रीगुप्त आंसर होगा। तो अपसड लेख में उसे असंख्य शत्रुओं का विजेता अच्छे वंश का कहा गया है। देवगुप्त इसी परवर्ती गुप्त वंश से क्या है, संबंधित था। मधुबन और वांसखेड़ा लेखों से देवगुप्त का उल्लेख मिलता है, जबकि विकल्प में दिए गए रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त चक्रवर्ती गुप्त राजवंश से संबंधित है। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, रुककर आपको क्लियर हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया। हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, वो कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था, सतपुड़ा वन में, पंचवटी वन में, विंध्य वन में, या गंगा के मैदान में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, विंध्य वन में। कहाँ प्रवेश किया था, विंध्य वन आपका आंसर हो जाएगा। तो 165 का विंध्य वन आपका आंसर कर लीजिएगा सी। तो हर्षवर्धन की जो बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो विंध्य वन में प्रवेश किया था। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। राज्यवर्धन की गुप्त हत्या का समाचार पाकर हर्षवर्धन ने शशांक से बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हुए थानेश्वर राज्य की बागडोर क्या है, संभाली। जब हर्ष को ज्ञात हुआ कि उसकी बहन राजश्री कैद से निकलकर विंध्य क्षेत्र जो है विंध्य के पर्वत में भाग गई है, तब उसने अपनी बहन के उद्धार के लिए वहां जाना पड़ा। और इसके बाद हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता थे, जो दिवाकर मित्र है उसकी सहायता से विंध्य के जंगलों में राजश्री को तब तक ढूंढ निकाला जब तक कि वह सती होने जा रही थी। राजश्री की रक्षा करके जो है हर्षवर्धन कन्नौज लौटा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन की बहन को ढूंढने में किसने मदद की थी, तो आपका जो बौद्ध भिक्षुक दिवाकर मित्र है उसने मदद की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी जैसे बीपीएससी में हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी, तो वैसे ही कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन टॉपिक खराब है, अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।